नमस्ते सर। नमस्ते बेटा। आपको आयाम में स्वागत है आपका। ये आयाम आर्काइव्स का फर्स्ट एपिसोड है और शुक्रिया। हमारा ये इनिशिएटिव है, जितने भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन देखते हैं या फिर खुद से थिएटर में उनको इंटरेस्ट हो, नाटक देखने में या करने में इंटरेस्ट हो, उनको थोड़ा ठीक है। बैक स्टोरी बताया जाए कि नाटक क्या होता है, कैसे किया जाता है, दर्शकों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, डायरेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फर्स्ट एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आयाम के बारे में आपको मैं थोड़ा बता दूं तो ये आईआईटी मद्रास बीएस की ड्रामा सोसाइटी है। हमने अभी तक अपने बैच में 2 सक्सेसफुल नुक्कड़ नाटक किए हैं, जिसमें से एक समर्थ जो हमारे को होस्ट है आज के, उन्होंने डायरेक्ट किया है और दूसरा अभी रिसेंटली मैंने डायरेक्ट किया था। और सभी व्यूअर्स को मैं ये बता दूं कि प्रमोद सर मेरे गुरु है थिएटर के। अभी मैं उनसे सीख रही हूँ, कुछ टाइम हुआ है और उन्हीं के मार्गदर्शन के चलते, उन्हीं के असिस्टेंस के चलते मैंने जो भी थोड़ा बहुत डायरेक्शन किया वो करने की हिम्मत उसी वजह से आई थी। प्रमोद सर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं। प्रमोद वैष्णव सर जोधपुर में रहते हैं, राजस्थान में। ग्रास रूट्स आर्ट सोसाइटी उन्होंने फाउंड की है और वो पिछले 37+ ईयर्स से थिएटर कर रहे हैं। एक्टिंग, डायरेक्शन, ओवरऑल पूरा वर्क उन्होंने देखा है। उन्होंने बहुत राजस्थान संगीत नाटक अकादमी से जुड़े रह करके बहुत नाटक किए हैं। मूवीज में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया है और एक मूवी में उन्होंने नेगेटिव कैरेक्टर, एंटागोनिस्ट का कैरेक्टर भी प्ले किया है। आगे हम उनके मुज़बानी हम आगे सुनेंगे, उनके किस्से, उनकी कहानियाँ, बहुत फन इंटरेस्टिंग चीज़ें जो होती है मूवीज़ के सेट पे भी। पर हमारा फोकस आज थिएटर, रंगमंच की तरफ ज़्यादा रहेगा कि कैसे हम लोगों का उसमें रुझान बढ़ा सकते हैं या जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए क्या क्या तकलीफें आती है, उससे कैसे उबरा जा सकता है। सर फिर से आपका एक बहुत बहुत स्वागत है एक बार। आज के हमारे सेकंड होस्ट मेरे साथ में जो को होस्ट रहेंगे वो समर्थ श्रीवास्तव रहेंगे। हेलो समर्थ। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते बेटा। समर्थ भोपाल मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। अच्छा। और मेरे साथ में ही अभी ये पढ़ रहे हैं, मेरे जूनियर है बट साथ में ही पढ़ते हैं हम लोग। तो सर फर्स्ट क्वेश्चन मेरा सबसे पहले ये है कि मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन तो दिया है बट आपकी थिएटर जर्नी के बारे में आप थोड़ा सा कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। थिएटर जर्नी बड़ी एक्साइटिंग वाली कह सकते हो कि मेरा एक उम्र होती है जिसमें हम सब जगह पहुंचना चाहते हैं कि ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं। तो मैं उस उम्र के उस स्टेज में था, 15-16 साल की उम्र में। तो मेरी थिएटर की जर्नी अखाड़े से शुरू है ना। वहाँ मैं मतलब सुबह शाम हम एक्सरसाइज करने जाते। वहाँ एक मेरे दोस्त आते थे जो थिएटर से जुड़े हुए थे। उनको मुझ में पता नहीं क्या लगा, तो उन्होंने कहा तुम एक्टिंग करोगे। और मैं उम्र के उस मोड़ पे था कि हाँ कुछ भी करके देख सकते हैं। तो मैंने बिल्कुल हाँ भर दी। मैंने कहा यस मैं करूँगा आपके साथ। वो उन्होंने मुझे अपने डायरेक्टर जो थे दिवंगत दलपत परियार हैं हमारे शहर में, उनसे मिलवाया ले जाके। उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने कहा ठीक है तुम आते रहो। मैं 1.5 महीने रेगुलर उनकी रिहर्सल में जाता रहा। उन्होंने मेरे सामने भी नहीं देखा, लेकिन पता नहीं ऐसी क्या चीज़ थी जो मुझे खींच रही थी बार बार कि मैं शाम होती ही उनकी रिहर्सल में जाके बैठ जाता, जबकि मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कोई लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन मुझे वहाँ जाना अच्छा लगा। 1.5 महीने बाद फिर एक दिन मुझे लगा यार मैं फालतू जाके बैठता हूँ, वो लोग भी परेशान होते हैं, तो मैंने वहाँ जाना बंद कर दिया। दूसरे दिन मेरा वो दोस्त वापस आया कि वो तुम्हें बुला रहे हैं, तुम वापस क्यों नहीं आए। मैंने कहा 1.5 महीने से आ तो रहा हूँ। कि नहीं तुम्हें बुला रहे हैं। और उन्होंने अपने नाटक में छोटे छोटे 3 कैरेक्टर मुझे जाते ही पकड़ा दी, ये तुम्हें करने। ये है बात 86 की, है ना। तब से लेके अब तक मतलब ये पहली बार दलपत परियार थे जिन्होंने मंच के ऊपर मेरे कदम रखवाए थे। और वो कदम आज बढ़ते बढ़ते मतलब देख लो यहाँ तक पहुँच गए हैं कि मैं इंटरव्यू देने लायक भी हो गया, है ना। और बताओ, और पूछो कुछ सर। आपने उसके अलावा जैसे आपने बताया कि एक थिएटर में कुछ चीज़ थी जो आपको खींच रही थी, आपने थिएटर के अलावा कोई और प्रोफेशन की ओर रुझान नहीं किया, कभी रहा आपका?
नहीं, प्रोफ़ेशन के हिसाब से देखें तो मैं जर्नलिस्ट हूँ आज भी। बहुत साल तक मैंने जर्नलिज़्म किया है अपने शहर में। फिर एक अपना फ़ोर्टनाइट अखबार खुद का भी चलाता हूँ मैं, सन सिटी टाइम्स नाम से। और लेकिन वो ठीक है, मतलब एक थोड़ा बहुत पैसे-वैसे चाहिए होते हैं तो आ जाते हैं उसमें। लेकिन मेरा पूरा जो रुझान कह लो या मतलब ज़िंदगी कह लो, वो अब थिएटर बनी हुई। जिस वक़्त थिएटर का काम होता है तो मैं अखबार की तरफ भी ध्यान नहीं दे पाता हूँ। सर ऐसा ऐसा क्या फैक्टर है थिएटर में, आप कुछ शब्दों में थोड़ा बयाँ कर सकते हैं कि सिर्फ़ थिएटर चुना आपने और कुछ नहीं? नहीं, मैंने थिएटर नहीं चुना, थिएटर ने मुझे चुन लिया, मैं ये कह सकता हूँ। और मैं बताऊँ, मतलब बहुत थोड़ी अजीब-सी लगेगी तुम्हें, लेकिन स्कूल के दिनों में जब 11वीं-12वीं में था तो मेरा ट्रैक थोड़ा चेंज हो गया था। मैं थोड़ा शायद गलत रास्ते की ओर जाने लग गया था। और मतलब यही है कि उस वक़्त मैं 3-3 4-4 दिन घर भी नहीं जाता। मेरी सोबत थोड़ी गड़बड़ थी। ऐसे में मुझे जब थिएटर में लेके गए, तो वहाँ से जो मुझ में बदलाव आया, तो वो बदलाव मुझे अब भी मतलब वो मैं सैल्यूट करता हूँ उस बदलाव को। अगर वो बदलाव नहीं आता तो शायद मैं आज की तारीख में कुछ और होता। तो मैं इसलिए इस जगह का बहुत सम्मान करता हूँ कि इसने मुझे बदल दिया। एक इंसान बना दिया, नहीं तो शायद मैं किसी गलत रास्ते पे चला जाता तो पता नहीं आज मतलब हम ज़िंदा होते या नहीं होते। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है बेटा ज़िंदगी में, जिसमें हम नहीं समझ पाते हैं। उस वक़्त एक उम्र का जो दौर होता है उसमें हमको सब चीज़ें अच्छी लगती है करना। एक मतलब कह सकते हैं कि एक फैंटेसी सी होती है, हमें ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, जिसमें मार-पीट वगैरह, झगड़े वगैरह ये सब शामिल होते हैं। हम थोड़े उसमें से आगे बढ़ गए थे और थिएटर हमें वहाँ से खींच के लाया और इसीलिए मन में आज भी थिएटर का सम्मान मेरे लिए उतना का उतना। मैं आज भी सम्मान करता हूँ, थिएटर के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। ये सर, जैसे आपने बोला कि थिएटर ने आपको बदला, एक रंगकर्मी के लिए रंगमंच थिएटर उनके बिल्कुल, बच्चे जैसा भी होता है। बिल्कुल। तो जैसे आप में बदलाव आए, वैसे ही अपने पिछले इतने सालों से जब आप थिएटर कर रहे हैं, थिएटर में भी बहुत बदलाव आए हैं। तो आप ऐसे कोई 2 या 3 मेजर चेंजेस जो आपने देखे हों उस ज़माने से अभी तक में, कि ये तो एकदम क्लियर डिस्टिंक्शन हो गया है थिएटर में? थिएटर में आज की तारीख में बहुत बदलाव आ गया है और अफ़सोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि मेरा शहर जो है वो इस बदलाव को स्वीकार नहीं कर पाया है। है ना? हम आज भी वो जो पुराने ढर्रे की जो कहानियाँ हैं, मतलब जो पुराने जो नाटक हैं, हम उन्हीं पर फ़ोकस करते हैं, जबकि दुनिया बहुत बदल चुकी है। और रिहर्सल का जो तरीका है, वो बदल गया है, हमारे परफ़ॉर्मेंस के तरीके बदल गए हैं, हमारी एक्टिंग के तरीके बदल गए हैं। जिस तरह की पहले एक्टिंग होती थी, आज वो उतनी मतलब इतनी एक्टिंग वैसे नहीं होती है। अब बहुत मतलब हम इंटेंस काम करना चाहते हैं, अगर हमें रोना है, तो हमें रोना है, आँखों में आँसू चाहिए। शायद कुछ साल पहले तक ऐसा नहीं होता था, नाटकों में फिर भी होता था। लेकिन बदलाव बहुत कुछ आए हैं, लेकिन हमें उस वक़्त को पहचान कर काम करना होगा, नहीं तो धीरे-धीरे हमारी ऑडियंस टूट जाएगी। और मैं हमेशा ऑडियंस बनाने के लिए लगातार काम करता रहता हूँ और मैं जिस तरह का काम कर रहा हूँ, तो मेरी ऑडियंस उससे बन रही है और बनती भी है। मैंने इस शहर में बहुत अलग-अलग तरीके के और मैं एक कमिटमेंट है मेरा अपने आप से कि मैं जब भी नाटक करूँगा, अपना खुद का लिख के करूँगा। और उस लिख के करने के साथ में ये होता है कि मैं आस-पास की चीज़ें ढूँढता हूँ कि पब्लिक को क्या पसंद आएगा। हम ज़्यादातर नाटक वालों की ये प्रॉब्लम रही है कि हमें क्या पसंद है वो पब्लिक को दिखाना चाहते हैं। जबकि हकीकत ये है कि हम ऑडियंस के लिए कर रहे हैं, तो हमें ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि ऑडियंस को क्या पसंद है। ऑडियंस को अगर जो पसंद है तो वो हमें पसंद करेंगे और इसीलिए मैं बिल्कुल नए-नए और अजीब से सब्जेक्ट निकाल के लाता हूँ, जिसे पब्लिक बहुत पसंद करती है। तो जैसे सर आपने बोला कि ऑडियंस बहुत इम्पोर्टेंट है, किसी भी कला के प्रदर्शन के लिए या उसको सस्टेन करने के लिए ऑडियंस ज़रूरी ही है। आपके बिल्कुल, पास ना एक्टर हो ना हो, अच्छे दर्शक होने बहुत ज़रूरी है। तो सर कई बिल्कुल। बार दर्शक होते हैं जो देखना चाहते हैं पर उनको वो प्रोत्साहन नहीं मिल पाता या वो इंटरेस्ट लूज़ करने लगते हैं। हम हमारी तरफ से तो अपना कोशिश कर रहे हैं कि हम अच्छा कंटेंट प्रेज़ेंट करें उनके लिए। हुँ, पर हुँ। लोगों को इस कला से जुड़ाए रखने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए क्या किया जा सकता है? आप क्या करते हैं या नहीं, और क्या कर सकते हैं?
देखिए कला से जोड़ने के लिए तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता, जब तक किसी इंसान के खुद के मन में ना आए कि मुझे ये देखना चाहिए या मुझे ये करना चाहिए। मेरे पास बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिन्हें मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन वो रेगुलर मेरे नाटक देखते हैं। कई बार अचानक किसी प्रोग्राम में मिलते हैं तो मुझसे पूछते हैं कि आपका अगला नाटक कब है? तो मैं बड़ा आश्चर्य से देखता हूँ, मैंने कहा भाई तुम कौन? कि सर मैं आपके रेगुलर नाटक देखता हूँ। तो मैं उसे बुलाने नहीं गया था कि तुम मेरे नाटक देखने आना। लेकिन उसके मन में एक नाटक देखने के बाद दूसरा नाटक देखने की इच्छा हुई, फिर तीसरा नाटक देखने की हुई। ऐसे करके जोधपुर में जैसे भी नाटक होते हैं, वो सब नाटक को देखता है। इसका मतलब मैंने जो अपना काम किया उससे मैंने दर्शक जोड़े। सबसे बड़ी बात ये है। हम बुला के किसी को नहीं कह सकते कि आपको नाटक देखना होगा। दूसरा ये है कि अगर इसका दूसरा एस्पेक्ट देखें अभिनय का, तो हम उस पर अगर बात करें तो आज की तारीख में अभिनय सिर्फ़ मंच तक सीमित नहीं रह गया। मैं फ़िल्मों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारी आम ज़िंदगी में अभिनय क्या प्रभाव डालता है, इसका हमें पता ही नहीं है। आज की तारीख में देखो बहुत सीधी बात कहूँगा तुमसे कि स्कूलों की एजुकेशन इस तरह की हो गई है कि बच्चा 12th तक आते-आते ऐसा हो जाता है कि जब कॉलेज में आता है तब तक उसकी ज़बान छीन ली जाती है एक तरह से। वो अपने बारे में भी एक्सप्रेस नहीं कर पाता है कि मुझे क्या करना है। मैंने बहुत जगह पर ये स्थितियाँ देखी हैं और वहाँ से फिर उन बच्चों को क्यों आज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़ रही है। हमारे वक़्त में तो ऐसे सेंटर होते भी नहीं थे। ये चीज़ें हैं कि हम लोग जो हैं मेरा प्रयास ये रहता है कि जो बच्चे आ रहे हैं, वो पूरे के पूरे मतलब उन चीज़ों को समझें, अभिनय से जुड़ें ताकि अभिनय से जुड़ेंगे तो वो परिवार से जुड़ेंगे। हाँ, तो यही है। दूसरा सबसे बड़ी बात ये है कि आज की तारीख में सिर्फ़ थिएटर एक ऐसी चीज़ बची है, जो आपको आपके खोए हुए संस्कार लौटा सकता है, जो आपकी खोई हुई संवेदनाएँ आपको लौटा सकता है। बाकी सिर्फ़ जितने भी परफ़ॉर्मिंग आर्ट हैं, वो सिर्फ़ आर्ट के लिए हैं। उनको देख के हम खुश हो सकते हैं, लेकिन हम उन्हें उतार नहीं सकते। थिएटर वापस आपको इंसान बनाने का काम ही कर रहा है आजकल। इसलिए थिएटर सिर्फ़ अभिनय के लिए नहीं है। आप अगर वैसे भी अगर थिएटर करते हो या अभिनय से जुड़ते हो, आपके अंदर अब अचानक इतनी सारी तब्दीलियाँ आ जाएँगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जब आप सोचने बैठोगे तो आपको लगेगा अरे! मैं इतना चेंज हो गया। सर ऐसे कोई किस्से हुए हैं आपके साथ में जब दर्शकों ने आपको आकर के कुछ बोला हो या आप जैसे आप बता रहे थे आप उनको नहीं जानते फिर भी वो आकर के आपसे कुछ बात हाँ, करते हैं हाँ। तो ऐसे एक कोई किस्से 2 बताइए? अलग-अलग किस्से हैं। एक हमने नाटक किया था जानेमन.com जानेमन.com है ना? तो वो ऐसी कहानी थी जिसमें कोई जैसे मेट्रो सिटीज़ में बैचलर को रूम नहीं दिया जाता है। तो एक लड़का जो है वो लड़की बन के रहता है, बहुत पुरानी सी कहानी है ये। मैंने थोड़ा-सा उसको चेंज किया था कि उसके रूम में एक लड़की और रहने के लिए आती है। तो दोनों को ये मालूम है कि ये लड़कियाँ हैं लेकिन होते दोनों लड़के हैं और दोनों से को आपस में प्यार हो जाता है। और मतलब उनका ये होता है कि जैसे ही मुझे ये लड़कियों वाले कपड़ों से मुक्ति मिलेगी, सबसे पहले मैं इसे जाके आई लव यू कहूँगा और दोनों बहुत केयर करते हैं और लास्ट में जो होना है वो होता ही है। उस वक़्त मेरे पास एक लड़की आई थी, नाटक देखने आई थी वो और उसको जब से पता चला कि मेरा शो है मेडिकल कॉलेज में, वो डॉक्टर है आज की तारीख में, वो मेडिकल कर चुकी है वो। और वो आई और शो इतना हाउसफुल था मेरा कि उसने सीढ़ियों पर बैठ के नाटक देखा पूरा और सीढ़ियों पे बैठ के नाटक देखा और उसके तीसरे चौथे दिन मेरे पास उसकी पहले तो फ्रेंड रिक्वेस्ट आई और उसके बाद उसने कहा कि मैं सर आपको ज्वाइन करना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक है बेटा आ जाओ करो। उसने मेरे साथ काम किया और इतना ज़बरदस्त काम किया उस लड़की ने कि मैं तुम्हें मतलब बहुत मतलब फ़ख्र से बता सकता हूँ कि उसने एक शॉर्ट फ़िल्म में काम किया था और वो इंटरनेशनल लेवल पर बेस्ट एक्ट्रेस घोषित हुई। उसका नाम था डॉक्टर अंकिता पटेल और अभी भी मतलब जब भी वो जोधपुर आती है तो उसका ये रहता है कि सर कोई नाटक हो तो मुझे आप ले लो, मैं और कुछ नहीं करना चाहती। तो यहाँ से मतलब उसने बिल्कुल सीख के और इतना बदलाव लाई उसके अंदर, जबकि शुरुआत में बड़ी वो शर्मीली सी और उस तरह की थी। लेकिन धीरे करते देख लो इंटरनेशनल लेवल तक भी वो बेस्ट एक्ट्रेस घोषित हुई। मेरा अपना खुद का एक बताऊँ बहुत अजीब सा किस्सा है कि हम लोग एक नाटक कर रहे थे लोहार, जिसमें मैं बड़ा क्रूर दिखता तो हूँ ही वैसे, लेकिन मुझे कैरेक्टर भी वैसा मिला। तो उसमें ये होता है कि मैं अपनी पत्नी को मारता हूँ, बेटी को मारता हूँ।
तो एक बार पहले बेटी छोड़ के भाग जाती है, फिर वाइफ़ को मारता हूँ, लास्ट में वाइफ़ भी छोड़ के भाग जाती है, मैं अकेला रह जाता हूँ। तो इतना क्रूअल बताया था कि इलाहाबाद में शो था हमारा, और हम लोग जब शो करके बाहर आए तो 8-10 औरतें मुझे बड़ी गुस्से से घूर रही थी खड़े-खड़े। तो हमारे डायरेक्टर ने जाके पूछा कि क्या हुआ? तो उनका सीधा-सा था कि अगर हमारा बस चलता तो इस आदमी का मुँह नोच लेते हैं। मतलब इतना नाटक उन पर असर किया कि मतलब वो एकदम उसमें आ गए कि बस थोड़ा-सा अगर बात करे तो हम इसको थप्पड़ मार दें। तो ये उस वक़्त मुझे लगा कि ये मेरे कैरेक्टर की मतलब उसको कॉम्प्लीमेंट है कि मैं उस तरह से कर पाया कि इन लोगों के दिमाग में इस तरह से उतरा। वो तो अगर किसी पात्र की तरफ नफ़रत या गुस्सा आता है तो मतलब उस क्या इंसान ने अपना पात्र सही निभाया है। बिल्कुल, बिल्कुल। सर, आपने जैसे बताया ये इतना इंटेंस कैरेक्टर्स हो जाते हैं कभी-कभी। हुँ, हुँ, कई हुँ। बार एक रंगकर्मी या किसी भी कलाकार का एक हुँ। सैचुरेशन पीरियड आ जाता है कि उसके बाद में हमको लगता है कि कुछ नया चाहिए करने को, या फिर अब कुछ ऐसा है कि ये मुझसे हो नहीं रहा है, मुझे मैं थोड़ा ऊब गया हूँ ये करते-करते। एक रिसेशन, एक सैचुरेशन पीरियड होता है। तो सर आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपको लगा हो कि अब मुझे नया चाहिए कुछ, या फिर कि अब ऐसा कुछ ये तो बहुत इंटेंस है, मुझसे हो नहीं पाएगा? नहीं, ऐसा होता है, कई बार होता है, लेकिन मेरी आदत जो है ना वो इस तरह की है कि मैं किसी एक फ़ील्ड में काम नहीं करता। तुमने मुझे मतलब अब डायरेक्शन करते देखा, लेकिन मूल रूप से मैं एक्टर हूँ। शुरू से मैं इतने सालों से मैं एक्टिंग करते आ रहा हूँ। लेकिन जैसे ही मुझे लगा कि यार एक्टिंग में थोड़ा मैं कंफर्टेबल फ़ील नहीं कर रहा हूँ, तो मैंने बगैर किसी उसके, लोग मुँह से छोड़ नहीं पाते हैं, लेकिन मैंने छोड़ दी। मैंने कहा अब डायरेक्शन करेंगे। फिर डायरेक्शन में भी ये था कि मुझे क्या करना है, तो मैंने फिर लिखना शुरू किया। तो मैं अपने आप को इस तरह से बदल-बदल के खुद को देखता हूँ, तो मेरे लाइफ़ में इस तरह का कोई मतलब वो फ़ेज़ नहीं आता है जिसमें मुझे लगे कि यार मैं ये क्या कर रहा हूँ, मुझे ये छोड़ देना चाहिए। बदल देता हूँ। अभी जैसे थिएटर में वैसे भी हाँ, बहुत थिएटर में वैसे भी काफ़ी एस्पेक्ट होते हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि बिल्कुल, बिल्कुल। गाना है, साउंड है, और सब बैकग्राउंड। सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है इसमें, वो ये है कि मुझे मैं जब तुम जैसे जितने भी बच्चों के साथ काम करता हूँ, तो मेरे लिए वो सबसे सुकून का वक़्त होता है। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मैं अगर तुम कुछ कर रही हो तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तुम्हारे अंदर मैं खुद कर रहा हूँ। एक बाप वाली जो फीलिंग आती है ना बेटा, वो आती है कि जब हम एक डायरेक्टर के रूप में जब हम काम करते हैं, तो उसमें जितने भी एक्टर होते हैं, वो सब उसके बच्चे होते हैं। जब वो लिखता है आदमी, तो वो लिखते वक़्त भी यही फीलिंग होती है कि उसका कोई भी किरदार ऐसा कमज़ोर ना हो जिससे उसकी लिखने पर फ़र्क पड़े। तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं, जब मैं लिखता हूँ या डायरेक्शन करता हूँ, तो एक बाप वाली फीलिंग रहती है अंदर, कि ये मेरे बच्चे हैं, इनमें से कोई भी हल्का नहीं पड़ना चाहिए। और जब हल्का नहीं पड़ेगा, तो जब भी वो आप परफ़ॉर्म करते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मैं खुद कर रहा हूँ। जी। सर, जैसे आपने बताया कि आप इतने सारे एज ग्रुप के बच्चों के साथ में काम करते हैं, मैंने भी आपसे सीखा है। छोटे-छोटे हाँ। बच्चे स्कूल के आपसे सीखते हैं और बड़े-बड़े उम्र-दराज़ लोग भी आप मतलब हाँ, आपके साथ हाँ। काम करते हैं। तो और ये भी कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि वो लोग भी आपसे सीखते ही हैं। तो सर, आपकी क्या टीचिंग फिलॉसफी रहती है जब आप किसी को भी एक्टिंग सिखा रहे हैं, या थिएटर, एक्टिंग भी नहीं, पूरा थिएटर हुँ। सिखा रहे हैं, तो हुँ, आपकी क्या हुँ। फिलॉसफी रहती है उनको सिखाने के लिए? नहीं, फ़िलॉसफ़ी नहीं, मैं साइकोलॉजी पे काम करता हूँ। कोई भी बंदा जब आता है मेरे पास, तो मैं देखता हूँ कि मैं इसके अंदर कहाँ से घुस सकता हूँ, है ना? मैंने कोई अपना इस तरह के एक फ़िक्स जो सिलेबस या शेड्यूल नहीं बना रखा है कि मुझे ये बच्चे को सिखाना है। जो भी सामने आ रहा है मेरे, उसमें मैं देखूँगा कि ये कहाँ से शुरू कर सकता है। तो मैं उसके साथ जाऊँगा और वहाँ से शुरू करवाता हूँ, इसलिए मेरा काम बहुत आसान हो जाता है। थोड़े दिनों बाद जब वो समझने लगता है, तो फिर मैं उसके साथ बाकी की जितने भी जो मुझे जो करना है वो मैं कर सकता हूँ। लेकिन एक बार मुझे उसके बराबर आना पड़ता है। मैं मैं स्टूडेंट को अपनी तरफ खींचता नहीं हूँ, मैं स्टूडेंट की तरफ चला जाता हूँ, कि तुम्हें क्या चाहिए? और जैसे ही मैं उसके अंदर थोड़ा उतरता हूँ, तो मैं तुम्हें एक किस्सा बताऊँ कि एक लड़की आई थी मेरे पास, निकिता नाम था उसका। उसकी सिस्टर लाई थी मेरे पास, उसने कहा सर ये बहुत भयंकर डिप्रेशन में है, आप कुछ कर सकते हो क्या? मैं बता रहा हूँ ये थिएटर थेरेपी का काम भी करता है और मैंने ये किया है, अभी भी कर रहा हूँ मैं रेगुलर इन चीज़ों को, कि वो लड़की आई,
मतलब ऐसी गुमसुम सी बैठी रहती थी वो कि निकिता ये कर लो, हाँ सर, ये कर लो, हाँ सर। 3-4 दिन मैंने उसे देखा इस तरह से और करते-करते धीरे-धीरे मैंने कुछ एक्सरसाइज़ उसके साथ करनी शुरू की, करते-करते ऐसी जगह पे खड़ा कर दिया कि एक टाइम बाद वो कूट-कूट के रोने लगी। वो इतना ज़बरदस्त रोई, पूरी टीम टेंशन में आ गई कि सर ये रो रही है, मैंने कहा इसको रोने दे। ये जितना रोना चाहती है इसको रोने दे। और वो कम से कम आधा घंटा रोती रही। मतलब आके एक तरह से मुझसे चिपक गई, हट नहीं रही है। मैंने कहा बेटा बस बैठ जाओ कि नहीं, वो पूरा रोने के बाद वो इतना खाली हो गई और अगले दिन से जो उसमें बदलाव आया, उसने बहुत अच्छा तो कैरेक्टर किया, ज़िंदगी में कभी एक्टिंग नहीं की थी उसने, लेकिन उसने बहुत अच्छा कैरेक्टर किया और आज बहुत अच्छी लाइफ़ जी रही है। अब शादी भी हो गई है, बच्चे भी हैं उसके। लेकिन उस वक़्त वो पता नहीं क्यों भयंकर डिप्रेशन में थी और मैंने उसको मतलब थिएटर ने उसको इस डिप्रेशन से निकलने में मदद की। सर जिस इंटेंसिटी पे हम बात कर रहे हैं, कई बार सिर्फ एज अ कैरेक्टर, बहुत बार लोग होता है कि एक्टर्स अपने कैरेक्टर में फंस जाते हैं, उसकी वजह हुँ। से भी उनको कुछ कुछ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से डील करना पड़ जाता है। जैसे कि हाँ, हाँ, आपने बताया अभी आपका लोहार वाला कैरेक्टर था, तो हाँ। कितना जरूरी है एक एक्टर के लिए जितना जल्दी वो एक कैरेक्टर में घुस सके उतना ही जल्दी उससे बाहर निकल सके। पार्ट 1 ऑफ द क्वेश्चन। दूसरा पार्ट हाँ, ये है कि अगर उनको जल्दी निकलना है, ये धीरे-धीरे आता है, मैं समझती हूँ इस बात को, पर अगर उनको एक कैरेक्टर में जितना जल्दी घुसना है, उतना ही जल्दी निकलना है, तो ये कैसे किया जाए या कैसे होता है ये? कुछ टिप्स उसके देखो लिए। इसमें बहुत पहले जब एक्टिंग होती थी, जब उसमें ये होता था एक बहुत पुराना नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का किस्सा भी है कि बहुत पुराना एक नाटक है थ्री सिस्टर, रशियन नाटक था। उसके अंदर बहुत फेमस एक एक्ट्रेस थी सुरेखा सीकरी। ऐसा मैंने सुना किसी से, मुझे नहीं मालूम, मैंने देखा नहीं थी ये, लेकिन ऐसा सुना कि उन्होंने थ्री सिस्टर में जब कैरेक्टर किया था तो वो इतना उसमें डूब गई कि उनको बाद में निकालने के लिए मतलब शॉक लगाने पड़े थे। वो बहुत ज़्यादा उसमें चली गई थी, आज वो भी इस दुनिया में नहीं है। लेकिन ऐसी कहानी मैंने किसी से सुनी थी कि उन थ्री सिस्टर के कैरेक्टर में वो इतना डूब गई कि वो नाटक खत्म होने के कई दिन तक अपने आप को वही समझती थी और बाद में फिर उनको शॉक देने पड़े, तब वो उससे निकली थी। लेकिन आज की तारीख में अब ऐसी एक्टिंग संभव नहीं है, क्योंकि हम आजकल की जो एक्टिंग में जो बिलीव कर रहे हैं वो स्विच ऑन ऑफ वाली एक्टिंग है, कि जैसे ही आपने सीन स्टार्ट किया, आपके अंदर वो पूरी चीज़ आनी चाहिए। ये पहले होता था कि बहुत आधे पौन घंटे तक आदमी अपने आप को तैयार करता था बैठ के कि मैं जब ये सीन है तो मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं ऐसा करूँगा। आज नहीं होता ऐसा। आज आपको जितना करना है आप देख लो और जैसे ही आपको मतलब सीन लाइट आई या कैमरा स्टार्ट हुआ, दोनों एक जैसी चीज़ें हैं एक तरह से, तो आपको सीधा उस इमोशन में जाना है, आपको बहुत ज़्यादा वक़्त नहीं मिलेगा इनमें जाने का। क्योंकि हम धीरे-धीरे पहले सिर्फ़ थिएटर करते थे, अब ज़्यादातर जो लोग हैं वो थिएटर की अब फ़िल्मों की तरफ भी जा रहे हैं। तो फ़िल्मों में इतना टाइम नहीं दिया जाएगा आपको कि आप पहले अपने कैरेक्टर को बिल्ड करेंगे और उसके बाद आप डायलॉग बोलेंगे। आपके पास सिर्फ़ 5-10 मिनट लाइट सेट होने तक के होते हैं। इतने में आपको सारा कुछ करना होता है। तो अब जो दूसरी चीज़ इसमें है कि वो आप कैसे करोगे? तो उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारियाँ होनी ज़रूरी है। आपके पास इतना मटेरियल होना चाहिए कि मैं जो भी कर रहा हूँ मुझे मान लो किसी एक ऐसे कैरेक्टर को दे दिया गया कि आप दिखते पागल हो नहीं। अब मेरे दिमाग में हाथों हाथ 3-4 ऐसे पागल आने चाहिए, जो इस तरह के होते थे लेकिन नहीं होते थे। और उनमें से सेलेक्ट करना फटाफट कि ये मैं इस तरह का पागल मैं करूँगा, जो इस कैरेक्टर को सूट करेगा। ये करते-करते धीरे-धीरे आपको 5 मिनट के अंदर अपने उस कैरेक्टर को रेडी करना पड़ता है, कैमरे के आगे। 1-2 दिन में जब हम नाटक करते हैं, तो 1-2 दिन में हमें अपना कैरेक्टर भी रेडी करना पड़ता है। फटाफट सब कुछ होता है। उसमें डायरेक्टर मदद भी कर देते हैं कि भई मेरा कैरेक्टर इस तरह का है, तुमको इस तरह से इसको पोर्ट्रे करना है। सर जैसे आपने बोला थिएटर और मूवीज में कुछ सिमिलैरिटीज होती है, एक्टिंग बेसिस पे होती है मोस्टली, बट मेजर डिफरेंसेस क्या है? जैसे आप बोल रहे थिएटर एक तरह की थेरेपी है,
और बहुत हाँ। सारे स्टूडेंट्स वगैरह, बहुत सारे लोग थिएटर में जाते हैं इसी उद्देश्य से कि बाद में वो फिल्मों की तरफ जा सके। तो हम्म। थिएटर इन इट्स प्योर फॉर्म और बिल्कुल। मूवी, ये दोनों में क्या मेजर डिफरेंसेस है अगर लोगों को कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझना हो तो? आ, मेरे हिसाब से कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, क्योंकि एक एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम्म। एक्टर को एक्टिंग मंच पे भी करनी है, एक्टर को एक्टिंग कैमरे के सामने भी करनी है। फ़र्क होते हैं टेक्निकल। डायरेक्टर के लिए फ़र्क हो सकता है कि उसे शॉट किस तरह से लेना है, शॉट डिवीज़न किस तरह से करना है ना? तो उसके लिए ये टास्क हो सकती है कि मुझे फ़िल्म बनानी है या नाटक करना है, तो इसमें क्या डिफरेंसेस होंगे। बाकी एक्टिंग करने वाले को तो दोनों जगह एक्टिंग ही करनी है। हाँ, ये अलग है कि 3-4 जो शॉट जो मेन होते हैं, हमें उसकी जानकारी होनी चाहिए कि हमें ये शॉट मेन चाहिए। तो अब मतलब जैसे एक मास्टर शॉट हो गया जिसमें हम पूरे दिख रहे हैं। तो वो मास्टर शॉट मान लो स्टेज का हमारा स्टेज जैसा हो गया वो, जिस पर हम हर सबको पूरे दिखते हैं। फिर आपका एक मिड शॉट आ गया, फिर टाइट क्लोज़ आ गया, फिर टाइट क्लोज़ आ गया। तो ये अगर थिएटर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, तो आपने देखा होगा कई बार कि जब हम बहुत इंटेंस डायलॉग बोल रहे होते हैं तो हमारे ऊपर एक अलग सी लाइट दी जाती है। चारों तरफ अंधेरा हो जाता है और सिर्फ़ हम दिखते हैं, है ना? तो ये वही मीडियम है जिसके अंदर हम थिएटर जो फ़िल्म कर रहे हैं, फ़िल्म में सिर्फ़ हमारा चेहरा स्क्रीन पे दिखता है। वहाँ से और मंच पे देखते हैं तो मंच पे वो पूरा एरिया काट के सिर्फ़ हमको दिखाया जाता है। तो वो क्लोज़ जैसा ही हो गया एक तरह से, है ना? तो एक्टर के लिए पर्सनली मुझे लगता है कि एक्टर के लिए कोई फ़र्क नहीं है। टेक्निक का फ़र्क है वो डायरेक्टर जाने, क्योंकि मैं थिएटर में तो डायरेक्टर हूँ लेकिन फ़िल्मों में तो एक्टर ही रहूँगा। डायरेक्शन मुझे नहीं करना। और कई बार जैसे आप प्रेफ़रेंस क्या रहता है जब आप लिख रहे हैं थिएटर में प्लेज़ वग़ैरह, तो आप सोचते हैं कि कॉमेडी या सीरियस टोन पे या एक मॉरल नोट पे लिखा जाए, आपका प्रेफ़रेंस क्या रहता है उसमें? नहीं, मैं ऐसा कुछ भी सोच के नहीं, अचानक से मेरे दिमाग में कुछ आता है और मैं उसके लिए खोजबीन शुरू कर देता हूँ। तो मैंने जो बताया तो मैंने जानेमन जैसा हिलेरियस कॉमेडी लिखा है जिसके अंदर मतलब जोधपुर के इतिहास में पहली बार हुआ कि 200-250 लोग वापस लौटे हैं। अंदर पाँव रखने की जगह नहीं थी। और मैंने ही रैगिंग भी लिखा जिसके अंदर पब्लिक रोती है लास्ट में बैठ के। मैंने थैंक्स बेटा भी लिखा जिसके अंदर बूढ़ा जब आदमी वो अपने बेटे को निकाल देता है, तो पब्लिक मेरे साथ होती है और मैं लास्ट में मतलब पब्लिक रोते-रोते मुझसे बात करती है। मतलब जो मेरे अनाउंसर थे, वो 10 मिनट तक अनाउंसमेंट नहीं कर पाए, इतना गला भर गया उनका। और एक मेरा मानना है मतलब उसमें ये कि एंटरटेनमेंट फॉर सोशल कॉज़, हमें सोशल कॉज़ उसमें देखना चाहिए, हम क्या समाज को दे रहे हैं। तो मेरे सारे नाटकों में आपको वही चीज़ें मिलेगी कि समाज को क्या दिया जा रहा है। चाहे इमोशनल लेवल पर चाहे हम मतलब समाज को कैसे भी दें, हम अपने काम से समाज के लिए क्या कर सकते हैं, हम हमेशा वो ढूँढते हैं। ये है, अभी मैं एक नाटक लिख रहा हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है उसका भी कि एक लड़का है जिससे मतलब वो एक पूरा मेल है, लेकिन वो मेल नहीं है। उसकी एक्टिविटी सारी मेल वाली है, सब कुछ है, लेकिन मतलब वो फिर भी मेल नहीं है। मेडिकली वो मेल नहीं, उसे काउंट कर सकते हैं हम। अब वो बच्चा जो है, जब जवान होता है, उसे मालूम है कि मैं मेल नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन वो फिर भी अपनी ज़िंदगी जी रहा है आराम से, स्वीकार करके। ऐसे में उसके ऑफ़िस में काम करने वाली एक लड़की उसे पसंद करती है और वो बार-बार उसको मतलब कुछ कहने की कोशिश करती है। लड़के लड़के को मालूम है कि मैं मतलब इसके साथ रिश्ता नहीं रख पाऊँगा, तो वो इग्नोर करता है। एक दिन वो लड़की अचानक से मतलब उसका कॉलर पकड़ लेती है, उसके घर आके कि साले तेरे को समझ में नहीं आता, मैं तुझसे प्यार करती हूँ, तू जवाब क्यों नहीं दे रहा है? और जब बहुत ज़्यादा जब उसको मतलब वो कहा जाता है, तो लास्ट में आके कहता है कि मैं तुझसे मतलब क्या करूँगा प्रेम? मैं आदमी नहीं हूँ। तू परेशान हो जाएगी मेरे साथ, मैं नहीं कर सकता। लड़की को जब पहली बार पता चलता है, तो वो शॉक्ड हो जाती है, भाग जाती है वहाँ। नेक्स्ट डे वापस आती है वो और आके फिर कहती है कि मुझे तेरे से शादी करनी है। वो कहता है सुनने के बाद भी, वो कि हाँ, तो क्या हो गया? शादी करने के लिए मतलब जो है वो शरीर का मिलना ही कहाँ ज़रूरी है। मैं तुझे पसंद करती हूँ,
और मैं इसलिए भी पसंद करती हूँ कि मैंने अपने घर में देखा है ये, कि मेरे पैदा होते ही 6 महीने बाद मेरी माँ ने बिस्तर पकड़ लिया और अभी पिछले साल मेरी माँ की डेथ हुई है। आज मैं इतने सालों की इतनी बड़ी हो गई हूँ। मेरे बाप ने पूरे टाइम उसकी सेवा की, कभी मेरी माँ के शरीर की चाहना नहीं की उसने। क्या वो प्रेम नहीं था? इस तरह का जो एक इंटरनल जो प्रेम है, उसको निकालने के लिए मैं भी ये नाटक लिख रहा हूँ, लगभग हो चुका है और हम जल्दी मतलब इसका शो भी करेंगे। 2 लोगों की कहानी है। सर जैसे आपने बोला कि एंटरटेनमेंट फॉर सोशल कॉज, और तो हाँ, इसमें आप जैसे समाज को देना चाहते हैं वैसे कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं भी होती है, पर समाज की ड्यूटी होती है कि वो कुछ कलाकार को वापस दे। जैसे सिर्फ समाज की भी नहीं, सरकार की भी रहती है कि अगर ऐसे कलाएं हैं, ऐसे रंगमंच है, उसको सस्टेन करने के लिए, ताकि वो चलते रहे आगे, खत्म ना, लुप्त ना हो जाए ऐसी कलाएं। तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या करेगी आगे, और क्या करना चाहिए, उस पे देखो आप थोड़ा। गवर्नमेंट की बात तो मैं नहीं करता और अ, महात्मा बुद्ध के कुछ मतलब 1-2 लाइनें हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैंने अपने जीवन में उसको काम में भी ले रखा है कि कामना दुःख का पर्याय है। अगर हम किसी से सरकार हो चाहे कोई हो, हम किसी से उम्मीद करेंगे तो हमारे लिए तकलीफ होगी। तो मैंने किसी से कभी कुछ माँगा नहीं। ना सरकार से माँगता हूँ, ना किसी से माँगता हूँ। अपना काम अपने जो इतना ईमानदारी से हो सकता है उतना करते हैं, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। लेकिन तो सरकार की सर, योजनाएँ देखो सरकार की योजनाओं में प्रॉब्लम ये होती है ना, कि सरकार की योजनाएँ बहुत होती है लेकिन उनका फ़ायदा किनको मिलेगा? है ना? वहाँ भी लेयर बनी हुई होती है, हर जगह। उस लेयर में कहीं हम फिट होते हैं तो हमें फ़ायदा मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो जब वो चीज़ें जो मुझे मिलनी ही नहीं है, मैं उनके बारे में सोच के अपने आप को परेशान क्यों करूँ? ज़िंदगी के बहुत थोड़े समय मतलब जो है मतलब हमारे लिए क्रिएशन का बचा है। आज मैं मान लो देख लो 50 क्रॉस कर चुका हूँ। अब मेरे पास काम के कितना वक़्त बचा है? 15 साल और कर सकता हूँ, 10 साल और कर सकता हूँ। तो इतने शॉर्ट नोटिस में मैं किसी को सोचूँ कि मतलब ये मुझे ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, इससे अच्छा मैं अपना काम करूँ ना। वो काम जो मुझे देगा वो बहुत कुछ होगा। जैसे मुझे तुम बहुत बार यंग स्टूडेंट्स होते हैं हमारे कॉलेज हाँ, में भी है या हमारे आसपास, जो कुछ हाँ, और डिग्री कर रहे हैं पर वो थिएटर को प्रोफेशन बनाना चाहते हैं अपना। हाँ, तो वो उनके दिमाग में या उनकी फैमिलीज के दिमाग में हमेशा ये रहेगा, जो कि एक सवाल जायज भी है, कि अगर वो इसको प्रोफेशन, जैसे आपकी भी एक आर्ट सोसाइटी है, हुँ, वैसे हुँ, मैं मेंशन कर दूं फॉर द व्यूअर्स, सर की आर्ट सोसाइटी का नाम है ग्रास रूट्स आर्ट सोसाइटी। आपको लिंक भी प्रोवाइड कर देंगे हम। तो सर जैसे ये आर्ट सोसाइटीज वगैरह है, ये सस्टेन करने के लिए काफ़ी चीज़ें चाहिए होती है, जैसे शोज़ वगैरह होते हैं वो मिलते हैं, उनसे होता है, बट उसके अलावा भी एक एज फैक्टर होना चाहिए जिससे लोगों को थोड़ा सा सिक्योरिटी लगे कि हम अगर इस कला को आगे बढ़ा रहे हैं, पर प्रोफेशनली फाइनेंशियली हमको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, उस एंगल से सोचने की चिंता नहीं रहनी चाहिए। तो उस हिसाब से मैं देखो पूछ रही उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि छोटे शहरों में थिएटर को प्रोफ़ेशन बनाना मूर्खता है। हमारे यहाँ शो कितने होते हैं, हूँ। हम अपनी रोज़ी-रोटी इससे नहीं चला सकते। हाँ, अगर आप कभी मेट्रो सिटी में हो, दिल्ली, बम्बई या तुम्हारे चेन्नई में कहीं भी हैं, वहाँ जब रेगुलर काम होता है, तो वहाँ पर आपको बहुत सारी अपॉर्च्युनिटी मिलेगी, उससे आपको बहुत सारा पैसा मिलेगा। लेकिन आज जोधपुर शहर जैसे शहर में रह के अगर आप सोचते हो कि मैं प्रोफ़ेशनल हो जाऊँ, ये बहुत मुश्किल है। मेरी अपनी कुछ मजबूरियाँ समझ लो कि मुझे यहाँ रहना पड़ रहा है, मैं अपने परिवार के लिए यहाँ बैठा हूँ। लेकिन ये तो नहीं है कि मुझे मतलब यहीं रहना था, मुझे बहुत आगे जाना था, लेकिन कुछ मजबूरियाँ होती हैं जो हम नहीं जा सकते हैं। और उन्हीं मजबूरियों में फिर मैंने ये रास्ता निकाला कि मैं कुछ तो काम करूँ। तो मैं आज जैसे अभिनय सिखाता हूँ, तो मैं मतलब उसकी फ़ीस ले लेता हूँ। शो होते हैं, टिकट बेचते हैं, उनके पैसे आ जाते हैं। तो बहुत मतलब ज़्यादा नहीं लेकिन कम से कम मैं सम्मान से अपनी ज़िंदगी जी सकता हूँ, मुझे इतना पैसा मिल जाता है ना? और एक कला प्रेमी के लिए मेरे हिसाब से ये बहुत है, मतलब अगर यूजुअली स्टूडेंट्स वगैरह जो होते हैं वो यही सोच करके रुक जाते हैं कि आगे फाइनेंशियल बर्डन वगैरह रहेगा। हाँ, हाँ। तो वही। उसमें एक चीज़ बताऊँ देखो कि मैं लिखता हूँ, तो मैं रेडियो के लिए भी लिख दूँगा, मुझे वहाँ से भी पैसा मिल जाएगा।
मैं टीवी के लिए भी लिख दूँगा, किसी की फ़िल्म भी लिख दूँगा तो मुझे वहाँ से मिल जाएगा। मैं डायरेक्शन कर दूँगा अगर कुछ नहीं होगा तो मैं स्कूलों के जो इवेंट होते हैं, है ना? तो मैं वो भी डिज़ाइन कर लेता हूँ जाके तो मुझे वहाँ से भी पैसा मिल जाएगा। अभिनय जहाँ करना है तो अभिनय करूँगा तो वहाँ से भी पैसा मिल जाएगा, तो आपको वर्सेटाइल होना पड़ता है। जी। सिर्फ़ एक चीज़ के भरोसे कि मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ, मैं कमर्शियल हो जाऊँ, मैं प्रोफ़ेशनल हो जाऊँ, तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपको सब चीज़ें देखनी होती है कि अगर कहीं किसी स्कूल का कोई प्रोग्राम है तो मैं डिज़ाइन कर दूँगा साहब आपका, मैं लिख भी लूँगा, मैं ये भी कर दूँगा, तो आपको थिएटर से नहीं लेकिन थिएटर के बिहाफ़ पर तो कहीं से पैसा मिल रहा है ना? हम वो चीज़ आपने पैसा लाके हम थिएटर में भी काम कर ल ले आते हैं और हमारा भी खर्चा चल जाता है। ये है साधु वाली ज़िंदगी है कुल मिला के छोटे शहरों में थिएटर करना, है ना? बहुत मतलब जो जितना ग्लैमर जो दिखाया जाता है बड़े-बड़े जितने भी एक्टरों का, तो वो थिएटर वालों के लिए छोटे शहरों में मतलब नहीं होता है, वो बड़े शहरों में ऐसा होता है। कि लोग बड़े-बड़े शहरों में जो सिर्फ़ थिएटर करके अपनी ज़िंदगी चलाते हैं, फ़ोर व्हीलर मेंटेन करते हैं, उनका बड़ा बंगला होता है, ये है वाक़ई, जो सिर्फ़ थिएटर कर रहे हैं। लेकिन छोटे शहरों में ये पॉसिबल नहीं है कि घर का किराया भी ढंग से निकाल लें। ये डिस्टिंक्शन सर, आखिरी सवाल मेरा लॉन्ग डिटेल्ड इंटरव्यू वाले सेगमेंट में ये रहेगा कि हाँ, ओवरऑल आपका थिएटर के लिए आप जो कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे यंग स्टूडेंट्स, स्पेसिफिकली कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, तो वो बिल्कुल, आप बिल्कुल। क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सबसे मेरा एक बहुत मैसेज जो है मैं यही कहना चाहूँगा कि भले ही आप कुछ भी करें ज़िंदगी में, लेकिन कम से कम 2-3 साल थिएटर को दें। ये आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, 2-3 चीज़ें होती हैं जैसे मैं कई बार सोचता हूँ कि एक तो किसी आदमी को 2-3 साल मेट्रो सिटी में देने चाहिए। उसको ज़िंदगी जीने आ जाती है क्योंकि हम जब अकेले रहते हैं वहाँ, तो हमारा सर भी दुखता है तो गोली हमें ही लानी है जाके, घर में तो हम पानी का ग्लास भी नहीं भरते हैं। लेकिन वहाँ जब सर दुखता है तो हम गोली लेने जाते हैं तो हम अपना काम करना सीख जाते हैं। मैंने बम्बई में जाके झाड़ू-पोछे सब सीखे अपने घर पे करता था मैं। मैंने रोटी बनानी अपने लिए जो है वो बम्बई में सीखी, मेरे घर में नहीं करता था मैं ये। उसी तरह से अगर थिएटर करते हो, तो आपके जो हम इमोशन से दूर होते जा रहे हैं, हम उन इमोशन के बहुत नज़दीक जाएँगे वापस, हम एक-दूसरे को समझना शुरू कर देंगे। जो आज की सबसे ज़्यादा बड़ी ज़रूरत है कि हम एक-दूसरे को समझते नहीं हैं, सिर्फ़ मतलब हमें ये लगता है कि मैं जो सोच रहा हूँ वही सही है। हर जगह ये सही नहीं होता कि आप जो सोच रहे हो वो सही है। कई बार सामने वाला भी सही होता है। और ये जो सीखने की और जो एक क्या कह सकते हैं कंपैरिज़न करने की जो ताकत है, वो थिएटर हमें देता है। तो मैं हर स्टूडेंट से ये कहूँगा, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर वो कहीं भी मौका मिले, 1-2 साल थिएटर करके देखे, आपको बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में मिलेंगी। थैंक यू सो मच सर, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। अभी जी, हम वेलकम। एक थोड़ा लाइट टोन फन सेगमेंट पे चलते हैं। रैपिड हाँ, फायर क्विक क्वेश्चन राउंड। उसके लिए बिल्कुल, मैं समर्थ से रिक्वेस्ट करूँगी। समर्थ, तो सर अब आ गया है रैपिड फायर वाला राउंड। बिल्कुल। आपको इसमें तुरंत जवाब देना है। मैं क्वेश्चन पूछूंगा, जो मन में पहली चीज आए, एक वर्ड या एक लाइन या दो लाइन में, ज्यादा से ज्यादा। ओके, ठीक है। तो शुरू करते हैं सर। यस, जी, तो पहला सवाल, आपके सबसे फेवरेट नाटककार कौन से? नाटककार जी। प्रमोद वैष्णव। बहुत ही बढ़िया जवाब। अच्छा, तो आपने बताया कि आप एक्टर भी हैं, राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं। तो अगर आपको चॉइस दी जाए कि इन हुँ। तीनों में से अब आप फ्यूचर में सिर्फ एक ही कर पाएंगे, तो कौन सा एस्पेक्ट चूज करेंगे? मैं राइटिंग करूँगा, जी, और ऐसा क्यों? क्योंकि मैं उसमें बहुत सारी चीज़ें दे सकता हूँ। डायरेक्टर अगर मैं खाली डायरेक्टर रहूँगा तो किसी का लिखा हुआ मुझे समझ में आए ना आए, लेकिन हम्म, मैं लिखूँगा तो मैं बहुत सारी चीज़ों को देख के आस-पास की चीज़ों को मैं लिखना चाहूँगा। तो हो सकता है कि मेरा लिखा जो डायरेक्टर करेगा, जो एक्टर करेगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा उसको। जी, हाँ, जी। आपका सबसे फेवरेट नाटक कौन सा है आपका? सबसे फ़ेवरेट नाटक? 2 जी। नाटक हैं मेरे सबसे फ़ेवरेट जिसमें एक नाटक था रिज़्क़ की मर्यादा राजस्थानी नाटक है जिसमें एक भांड की कहानी होती है, जो भांड अपने प्रोफ़ेशन के लिए अपनी जान दे देता है। हम्म, और दूसरा एक नाटक था सीढ़ियाँ, उर्दू नाटक था वो, जिसके अंदर एक ऐसा कमीना सा इंसान होता है जो आगे बढ़ने के लिए
हर तरह की हदें पार कर देता है, यहाँ तक कि अपनी जो मंगेतर होती है उसको भी किसी कोतवाल को यह सुपुर्द कर देता है कि तुम इसके साथ रात गुजार लो और मुझे उस जगह तक पहुँचा दो। ये दोनों नाटक और दोनों में भांड भी मैं था और वो कमीना इंसान भी मैं ही था, है ना? तो बहुत मुझे करते हुए अच्छा लगा था ये। जी। तो इस कैरेक्टर से याद आया कि आपका सबसे चैलेंजिंग रोल एक्ट करने में कौन सा रहा है अभी तक, जिसमें आपको सबसे ज्यादा दिक्कतें आई हो कैरेक्टर में घुसने में? वो चैलेंज हर बार देखो, जैसे संगीत है, संगीत में जो सुर हैं एक बार राग तय हो गई तो आपको वही बजानी है, लेकिन जब थिएटर करते हैं तो हमारे लिए हर बार एक नया चैलेंज होता है ना? तो हम किसी को ये नहीं कह सकते कि इसमें ज़्यादा चैलेंज था या उसमें ज़्यादा, हमें हर बार मेहनत वो की वो करनी पड़ती है, तो किसी एक को ये नहीं कह सकता कि इसमें चैलेंज ज़्यादा है। समझ गए। और सबसे ज़्यादा मज़ा कौन सी जॉनर में आता है, कॉमेडी में, ड्रामा में या फिर कोई दूसरा और? इमोशन में। इमोशन में बहुत मज़ा आता है करने में, मंच से मतलब जो आप जब रोते हो और पब्लिक आपके साथ हो जाती है तो मतलब ऐसा लगता है कि मतलब मेरे साथ देखो आंसू बहाने वाले इतने सारे लोग, हंसने के लिए तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। सर, आपका सबसे फेवरेट डायलॉग जो आपने खुद लिखा हो, ऐसा कोई है? हाँ, मैंने एक नाटक था जिसके अंदर लिखा था ये कि बुजुर्ग आदमी के लिए था कि आदमी सुबह काम पे जाता है, शाम को काम से वापस आता है और जिस दिन वो थक जाता है, नहीं जाता है, तुम साले उसे वृद्धाश्रम में छोड़ के आ जाते हो। है ना? मतलब जब आदमी सुबह शाम काम करता है, घर में पैसे ला रहा है, तब तक हम ये करते हैं। वो थक गया, घर पे बैठ गया, रिटायर्ड हो गया, अब आपको भारी लगता है, तो आदमी सुबह जाता है, शाम को आता है और थक जाता है, तो तुम साले उसे वृद्धाश्रम में छोड़ के आ जाते हो। ये मुझे बहुत मतलब मेरे दिल के करीब वाला डायलॉग है। जी। दूसरा ये था, एक डायलॉग और है कि जिसमें रैगिंग हमने नाटक किया था, जिसमें लास्ट में बच्चा मर जाता है वो, तो मैं पब्लिक के पास जाता हूँ और उनसे एक ही बात कहता हूँ कि ये जो शरीर पड़ा है, ये किसी इंसान का नहीं है, ये एक सपना था जिनकी इसके माँ-बाप ने देखा था और तुम्हें क्या अधिकार है किसी का सपना तोड़ने का? है ना? तुमने इस लड़के के साथ रैगिंग करके इसे नहीं मारा है, तुमने इसके माँ-बाप के सपनों को मारा है और तुम्हें किसी के सपनों के साथ रैगिंग करने का कोई अधिकार नहीं। ये जी। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल डायलॉग, मतलब काफ़ी बढ़िया था। तो सर, एज़ अ डायरेक्टर, जैसे डायरेक्टर का काम हर एक डिपार्टमेंट को मैनेज करना होता है, तो आप क्या कहेंगे, आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा कठिन एस्पेक्ट डायरेक्शन का कौन-सा होगा? कठिन तो जो है, वो जो हमें नहीं आता है वो कठिन ही है। जैसे मैं आज तक मैंने लाइटिंग कभी नहीं की। जी। नाटकों में जो लाइट होती है, मैं पेपर पे डिज़ाइन करके दे देता हूँ, लेकिन उसको ऑपरेट मैंने कभी नहीं किया, तो मेरे लिए सबसे कठिन काम लाइट करना होता है। बाकी सारे जितने हैं, मैं मेकअप खुद करता हूँ अपने एक्टर्स का और सेट खुद बनवाता हूँ बैठ के, सब चीज़ें मैं खुद करता हूँ। एक लाइट के अलावा मैंने सारी चीज़ें की है, तो मेरे लिए सबसे कठिन काम जो है वो लाइट वाला होता है। जी। एंड एज़ अ राइटर, अगर आप स्क्रिप्ट लिख रहे हो, कहीं किसी सीन में अटक जाए, जिसको राइटर्स ब्लॉक बोलते हैं, तो उससे निकलने के लिए आप क्या करते हैं? नहीं, उसके लिए बहुत मुश्किल होता है भाई ये निकलना, और हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि हम 2-2 3-3 दिन उन कागज़ों के हाथ भी नहीं लगा पाते हैं। जी। लिखने बैठा हूँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नहीं आ रहा है दिमाग में, तो मैं पेपर रख देता हूँ और अचानक से अंदर से कुछ आइडिया क्लिक होता है और हम धड़ाधड़ लिखने शुरू कर जाते हैं और कोई प्रोसेस नहीं है। मैं मतलब एक फॉर्मेट में लिखने वाले जो राइटर होते हैं, मैं वैसा नहीं हूँ। मैं जो भी लिखता हूँ, दिल से लिखता हूँ, तो जो दिल से लगता है, मैं वो लिख देता हूँ। जी। ये। तो जैसा कि आपने बताया, आप दिल से मतलब बिल्कुल काफ़ी फ्री उसमें एनवायरनमेंट में लिखते हैं आप, और काफ़ी फ्री स्क्रिप्ट रहती है। तो डायरेक्शन में भी आप एक्टर्स को मतलब रूम देते हैं कि भैया कुछ ऐड कर सकते हो, या फिर टाइट में स्क्रिप्ट पे रहो? नहीं, डायरेक्टर मैं सबसे पहले एक्टर को कहूँगा तुम देख लो क्या करोगे, और जो वो करता है मैं उसी को शेप देता रहता हूँ। 2 तरह की देखो रिहर्सल होती है। एक रिहर्सल होती है डायरेक्टर की, जो घर से तय करके आता है कि 4 कदम चल के मुड़ना है, डायलॉग बोलना है ना? वो एक तो वो रिहर्सल होती है। एक रिहर्सल होती है एक्सप्लोर करना, कि आप रिहर्सल में क्या-क्या चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो।
तो मैं एक्सप्लोर करने वाला आदमी हूँ कि हम रोज़ करके देखते हैं क्या-क्या नया निकलता है। जो-जो अच्छा लगता है हम उसे एक साइड में करते रहते हैं, जो खराब है उसे हम साइड में करते हैं, ये नहीं करना है। तो मेरी रिहर्सल हमेशा एक्सप्लोर करने वाली होती है। जी। तो जो थिएटर में जो आर्टिस्ट जो रंगमंच में जो एंटर करना चाहते हैं, जिनको इंटरेस्ट है, हाँ, आप ऐसा कोई नाटक है जो आप उनको रेकमेंड करेंगे कि ये देखना चाहिए और इसको स्टडी करना चाहिए? नहीं देखो जिसकी इच्छा है आने की, वो नाटक क्यों देखे? फिर वो किसी ऐसे आदमी के पास जाए जिससे नाटक की थोड़ी बहुत ट्रेनिंग ले सके, सीख सके उससे, है ना? बाकी नाटक ऐसा कोई नाटक नहीं है जो ट्रेनिंग के लिए बना हो। आप जी। कोई भी नाटक देखो जब आपको लगता है हम देखो कई बार जैसे हम उपन्यास पढ़ते हैं, हम अचानक से एक कैरेक्टर हो जाते हैं उसके अंदर और एंड तक उस कैरेक्टर को फॉलो करते हैं, है ना? तो वैसे ही हम कोई भी नाटक देखेंगे या पढ़ेंगे तो हम अचानक से उसमें एक कैरेक्टर हो जाते हैं और हम उसको पूरे टाइम तक अपने हिसाब से उसको मतलब कैरी करते रहते हैं। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर नाटक नहीं कह सकते जिसके अंदर ये लगे कि यार ये नाटक देखने से कोई आदमी एक्टर बन जाएगा। हर नाटक अपने आप में एक कोई विशेषता लिए होता है। आप जिसको भी देखोगे आपको अगर वहाँ से लगता है कि मुझे एक्टिंग करनी है, तो एक्टिंग की दुनिया में स्वागत है आपका। जी। और अपने स्क्रिप्ट्स में आप व्यंग और कटाक्ष, जैसा कि आपने कहा, एंटरटेनमेंट फॉर अ सोशल कॉज, हाँ, कितना हाँ, आप बिल्कुल। उसको लेके चलते हैं कि मैं इसके लिए ही लिख रहा हूँ, इस सब्जेक्ट के लिए लिख रहा हूँ, या फिर मेरे पास आइडिया है और मैं सब्जेक्ट घुसा सकता हूँ उसके अंदर? नहीं, क्या ये प्रोसेस रहता है इसका? व्यंग की जो बात की ना तुमने, ये जी। व्यंग तो मतलब मुझे बहुत पसंद है लिखना और मैं लिखता भी हूँ। मेरे नाटकों में ये व्यंग होता है, भर-भर के होते हैं ये, है जी। ना? और इतने गहरे-गहरे तंज होते हैं जैसे एक सीन था जिसके अंदर हस्बैंड वाइफ बैठे हैं और उनका एक पड़ोसी लड़का आता है और कोई बात चल रही होती है तो वो कहता है कि मेरी माँ वो लड़की कहती है जो बहू बनी हुई है, वो कहती है कि मेरी माँ को मेरी मेरी जो भाई की वाइफ है उसने परेशान कर रखा है। तो मैंने अपनी माँ को कह दिया कि तुम यहाँ आ जाओ, मैं तुम्हारी बेटी ज़िंदा है अभी तक, तो तुम्हें रख लेगी। तो वो जो बाहर से आया वो लड़का हँसता है और हँस के जाने लगता है तो जो उस घर का मालिक है वो कहता है कि चल बैठ तू बता तू शादी कब कर रहा है? वो कहे नहीं, नहीं मैं शादी नहीं कर पाऊँगा। कि क्यों? कि मेरे बहन नहीं है ना, है ना? तो अगर जी। मेरी वाइफ़ ने अगर कुछ कहा तो मैं मतलब मेरी माँ कहाँ जाएगी? मेरे बाप कहाँ जाएँगे? वो इतना कह के मेरी माँ मेरी मेरी कोई बहन नहीं है और हँस के निकल जाता है। अब सोचो समाज में इससे बड़ा व्यंग क्या होगा, सही बात है। है ना? और लास्ट क्वेश्चन जो है इस राउंड का, कि जो आगामी एक्टर्स, राइटर्स और डायरेक्टर्स हैं, इन तीनों को आप एक कोई संक्षिप्त एडवाइस, तीनों को एक एक जो देना चाहेंगे, जो रखें वो अपने साथ, तो क्या देंगे? हाँ, तीनों के लिए एक ही चीज़ है कि जो भी काम करें, अपने आस-पास की चीज़ों को देख के करें, किसी से इम्प्रेस होके ना करें। जी। हम एक्टर हैं, तो हम एक्टर भी बड़े-बड़े लोगों को देख के एक्टिंग शुरू करते हैं। नहीं, उन लोगों को आप उस जगह पर देख रहे हो जहाँ वो सक्सेस हो चुके हैं, लेकिन जहाँ से उन्होंने शुरू किया अगर वहाँ से देखोगे तो शायद उन्होंने आपसे भी बहुत बुरी स्थिति से शुरू किया, हुँ। है ना? तो हमने आस-पास की चीज़ों को देख के चीज़ें शुरू करें, डायरेक्शन के लिए भी यही है और एक राइटर के लिए भी। ये राइटर के लिए आज की तारीख में एक तरह से गोल्डन पीरियड भी कह सकते हैं हम। इतने सारे सब्जेक्ट हमारे आस-पास बिखरे हैं कि हम जिसे चाहें हम उसे उठा के और अपना काम कर सकते हैं। पहले बीच में ऐसे नहीं थे। लेकिन ये है कि आपको उस सब्जेक्ट को उठाने की समझ होनी चाहिए। वो एक राइटर का जब आपके दिमाग में वो सेट हो जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट ही सब्जेक्ट। जी। अभी जैसे नीलू भी मेरे साथ थी और हमने एक बड़ा अजीब-सा नाटक किया। नाटक का नाम था पबजी। अब सोचो उसके ऊपर कौन इस तरह का सोचता है कि रात को आवाज़ें आ रही है और पुलिस आ गई उस पे। जबकि हुँ। हम है ना मतलब घरों में सब बच्चे खेलते हैं, तुमने भी खेला होगा, है ना? जी। मेरा खुद का बेटा खेलता था और रात को आवाज़ आ रही है पकड़-पकड़, मार-मार-मार। अब जिसको समझ में नहीं आई उसको लगा घर में कौन घुस गया और वो रायता फैलते-फैलते इतना फैल जाता है कि पुलिस आ जाती है। अब देखने में ऐसा ये कोई सब्जेक्ट नहीं है लेकिन ये मतलब एक तरह से वैसा सब्जेक्ट है कि हम हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं? रात को हुँ। ढाई-ढाई 3-3 बजे तक वो खेल रहे हैं, है ना? तो हमें उनसे उन चीज़ों को निकालना भी तो होगा ना, तो उन चीज़ों से ज़िंदगी नहीं चल सकती। खेल है, खेल की तरह घंटे 2 घंटे अगर कोई खेलता है ओके, लेकिन रात को अजीब सी आवाज़ें आती है तो और बुज़ुर्ग परेशान हो जाते हैं, जी। है ना? ये
यहाँ पे हमारा रैपिड फायर राउंड होता है समाप्त। थैंक यू सो मच सर, काफी थैंक यू। इंस्पायरिंग। और बहुत आई थिंक आपने जैसे बताया कि आपने खुद भी काफी स्ट्रगल किया बॉम्बे में यहाँ पे, हाँ, तो काफी एक आर्टिस्ट के लिए मैं तो कहूँगा कि थोड़ा सा साधना और तपस्या वाली ही लाइफ रहेगी। ये तपस्या ही ज़रूरी है बेटा, अगर ये नहीं करेंगे तो हम कहीं भी नहीं पहुँच सकते, क्योंकि हम कोई स्टार पुत्र या वैसे नहीं हैं कि हमें मतलब हमारे लिए कोई फ़िल्म लिखी जाए या हमारे लिए कोई फ़िल्म लॉन्च की जाए या हमारे लिए कोई नाटक लिखा जाए कि यार इसे लॉन्च करना है। हमें हर काम खुद का खुद को करना होगा, और जब खुद को करना है तो उसके लिए थोड़ा बहुत तो मतलब जो नदी का जो बहाव है उसके विपरीत तो तैरना पड़ेगा, तब जी। जाके हम उस पार पहुँचेंगे, नहीं तो कैसे पहुँचेंगे? ये है। थैंक यू सो मच सर। सो सर, अभी हमने 2 राउंड्स लिए, 2 सेगमेंट्स लिए, एक लंबा था थोड़ा, उससे सेकंड वाला छोटा था। अब हम एकदम क्विक राउंड लेंगे, आप सिर्फ हाँ। 1 वर्ड आंसर दीजिएगा। ओके। राउंड कुछ ऐसा है कि यदि आप पर, आपकी जिंदगी पर एक नाटक लिखा जाए, इफ योर लाइफ वर अ प्ले। हाँ। ऐसे तो सभी कलाकार की या सभी हर एक इंसान की जिंदगी एक नाटक जैसी होती है, मानते हैं, पर अगर आपकी जिंदगी पर आधारित एक नाटक लिखा जाए तो फिल्म एक्टर ले सकते हैं आप, या कोई भी पर्सनालिटी ले सकते हैं, या कोई आपके फेवरेट नाटककार या आपके आसपास के लोग, किसी का भी नाम ले सकते हैं। आप एक नाम लेके बताएंगे कि आपकी जिंदगी में ये किरदार कौन कौन निभाना चाहेंगे। सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि हाँ? अगर आपके ऊपर एक नाटक लिखा जाए, उसका नाम क्या होगा? नाम होगा उसका, एक था प्रमोद। अगर उसमें आपकी भूमिका निभानी हो किसी को, तो कौन निभाएगा? नाना पाटेकर। और उसमें क्या कोई नेगेटिव कैरेक्टर हमारे पास में एंटागनिस्ट होगा? नहीं, नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि वो जितनी भी शर्तें हैं वो अपना वो मेरा कैरेक्टर खुद ही पूरा कर रहा है। वो अंदर से इतना, मतलब मैं नाना पाटेकर का नाम भी इसलिए लिया कि क्योंकि जो चीज़ें मैं महसूस करता हूँ अंदर से, उलझाव जिस तरह की चीज़ों का, वो उसको मैं मंच जब मैं फ़िल्मों में देखता हूँ तो वो वैसा लगता है मुझे। तो बहुत मैं मतलब नज़दीक सा महसूस करता हूँ उन चीज़ों को। आपके ऊपर लिखे गए नाटक में दूसरी सबसे बड़ी भूमिका किसकी होगी? दूसरी बड़ी भूमिका के लिए एक नहीं, बहुत सारी फ़हरिस्त हैं जो मेरे मतलब ऐसे कुछ लोग हैं जो बहुत एक वक़्त में नज़दीक आए थे। मेरे गुरु कह सकता हूँ कि उन लोगों ने जितनी मुझे शिक्षा दी ना, जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा, तो वो बहुत सारे लोग हैं। वो आए फिर एक अचानक नाम से। लेना हो आपको? हैं? एक ही नाम लेना है आपको? एक ही नाम लेना है। हाँ। तो चलिए, अभी तो अगर दूसरा कैरेक्टर किसी को लूँ, तो वो मेरे दोस्त हैं मज़ाहिर सुल्तान ज़ई, मैं उनको दूँगा। उनका पात्र कौन निभाएगा आपके नाटक में? मेरे नाटक में उनका कैरेक्टर निभाएंगे मनोज वाजपेयी। क्यों? बहुत सरल सा दिखने वाला इंसान है और जई साहब भी बहुत सरल से हैं। दोनों की जो बॉडी लैंग्वेज है बहुत मिलती-जुलती है। मैं व्यूअर्स को एक साइड नोट बताना चाहूँगी, जई सर भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, मैं जुड़ी हुई हूँ उनसे भी, और वो भी एक बहुत ही उम्दा कलाकार और रंगकर्मी हैं। उन्होंने भी बहुत सालों का एक्सपीरियंस और बहुत बड़े-बड़े शोज़ किए हैं और होस्ट करते हैं। और सर, अगर आपकी जो सहचारिणी है, आपकी पत्नी है, उनका कैरेक्टर अगर निभाना हो तो कौन निभाएंगे? ये तो बड़ा कन्फ्यूजन कर दिया तुमने, मतलब अभी तक मैं इतना बुढ़ा थोड़ी हुआ कि मैं सोच ना पाऊँ, हैं? देख, एक्ट्रेस के रूप में अगर मुझे जो सबसे अच्छी लगती है, जिनको मैं सोचता हूँ कि मैं कभी इनके साथ स्क्रीन शेयर करूँ, तो वो विद्या बालन है। बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग करती हैं और मैं चाहूँगा कि मेरी ख्वाहिश भी है कि कभी मैं उनके साथ स्क्रीन शेयर करूँ। तो अगर मेरे पे अगर फ़िल्म बनेगी तो वो अगर मुझे अच्छा लगेगा। श्योर सर। सर, एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि आपकी ज़िंदगी में जितना मैंने देखा है, या ज़्यादातर सभी कलाकारों की ज़िंदगी में, थिएटर में ये बहुत ही आम बात है कि कभी कुछ सोचना है या कुछ भी करना है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है चाय। सर, ये चाय और थिएटर का क्या कनेक्शन है? आप अगर समझा पाएंगे तो कुछ 2-3 क्या टाइम? चाय। समय? चाय। टाइप का?
चाय अच्छा हाँ ओके। जी। नहीं देखो ऐसा कुछ विशेष नहीं है, लेकिन कुछ हर जगहों पर कुछ फुर्सत के क्षण होते हैं और वो चाय उसी फुर्सत के क्षण का हिस्सा है कि हम थोड़ी देर जितनी भागदौड़ की है, चलो चाय पी लेते हैं। बाकी ऐसा कोई चाय का विशेष महत्व नहीं है। हम लोग मतलब बदनाम हैं कि हम चाय पीने के लिए, लेकिन बाकी के फील्ड में भी लोग इसी तरह से चाय पीते हैं। ओके सर। तो हाँ। बस हमारे इंटरव्यू के क्वेश्चंस इतने ही थे, उसके अलावा आप अपने चाय फीडबैक। तुमने भी तो पी है हमारे साथ बैठ के। मैं कॉफी पीती हूँ, चाय क्या हाँ, पता लग जाएगा चस्का चाय का। सर थैंक यू सो मच हमारे साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए, पहले हमारी रिक्वेस्ट मानने के लिए और हमें एनलाइटन करने के लिए। हमको बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है आज इस एपिसोड से, IIM आर्काइव के फर्स्ट इनिशिएटिव से, और हम आशा ये करते हैं कि आगे कंटिन्यू रहेगा, आपका मार्गदर्शन भी हमें मिलता बिल्कुल। रहेगा। हम बहुत बहुत सिर्फ मैं नहीं, हमारे आयाम के जो टेक्निकल हेड है कनिष्क, उनको भी मैं थैंक्स बोलती हूँ और उनकी तरफ से आपको थैंक्स ज्ञापित करती हूँ। समर्थ की तरफ से भी, अभी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तनु, वो आयाम की प्रेसिडेंट है, और संप्रीति राहत जिसका ये पूरा आइडिया था। तो उन सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस इनिशिएटिव को का श्री गणेश करने के लिए। फर्स्ट कदम हमारे लिए हेल्प किया बिल्कुल, आपने। बिल्कुल। और उम्मीद है कि आगे हम हमको कुछ कुछ टिप्स देते रहेंगे हमारे जब भी नाटक वगैरह होंगे उसके लिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं तुम्हारे सहित सारे जितने भी बच्चे तुमसे जुड़े हुए हैं इस प्रोग्राम में, मैं खुद उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मतलब थिएटर पर देखो जब भी बात होती है तो हम बड़ा नाम ढूँढते हैं, मैं इतना बड़ा नाम नहीं हूँ। फिर फिर भी तुमने अगर मुझे यहाँ जगह दी है तो मैं वाक़ई तुम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि बहुत-बहुत शुक्रिया बेटा।